ओके बेटा, लास्ट टाइम हमने इंटरनल रिफ्लेक्शन पढ़ा था और इंटरनल रिफ्लेक्शन में हमने कंडीशन देखी थी कि इफ द इंसिडेंट एंगल आई इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, इंसिडेंट एंगल इज आई is greater than critical angle, at that time the total light is reflected back। कि भाई जो भी इंटरफेस सरफेस होता है, इंटरफेस सरफेस मतलब जहां पे दो मीडियम की बाउंड्रीज होती है। अब ये जो दो मीडियम की बाउंड्रीज है इंटरफेस सरफेस है, तो वो इंटरफेस सरफेस के लिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो इंटरफेस सरफेस के लिए हमको यहाँ पे इंसिडेंट एंगल आई को आईसी से ज्यादा रखना है, तभी रिफ्रैक्शन नहीं, इंटरनल रिफ्लेक्शन पॉसिबल है। ये हमने लास्ट टाइम देखा था और उसपे से हमने इंसिडेंट एंगल n इक्वल्स टू 1 sin IC, इंसिडेंट एंगल n इक्वल्स टू 1 sin IC हमने डिराइव किया था। ओके, तो ये हमको ध्यान में रखना है कि भाई क्रिटिकल एंगल है, क्रिटिकल एंगल हमको दिया है तो हम उस पे से मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे हमको नेक्स्ट टॉपिक हम आज डिस्कस करेंगे बेटा। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इन नेचर, कि इन नेचर में कौन से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पॉसिबल है, कि भाई कैसे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। तो यहाँ पे पहला एग्जांपल हम लेते हैं मिराज। ओके, पहला एग्जांपल हम लेते हैं मिरेज। यहाँ पे मिरेज मतलब हम जिसको गुजराती में भी बोलते हैं मरीचिका। ओके, मरीचिका हम बोलते हैं, या और गुजराती में हम जिसको बोलते हैं मृगजल। ओके, आप लोगों ने सुना होगा मृगजल। ओके, तो यहाँ पे ये मिरेज जो है, मिरेज इज अ एग्जांपल ऑफ द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब कैसे होता है वो चीज हम यहाँ पे समझते हैं। तो हमको एक चीज पता है कि भाई जब समर डेज होते हैं, समर डेज में क्या होता है कि नियर टू ग्राउंड जो एयर होती है वो क्या होती है, हॉट हो जाती है। क्योंकि समर डेज में क्या होती है, सरफेस हॉट हो जाती है, ग्राउंड सरफेस हॉट होती है, जिसकी वजह से उसके कांटेक्ट में जो एयर है वो एयर भी यहाँ पे क्या हो रही है, हॉट हो रही है। अब जब एयर हॉट होती है तो वो क्या होती है, इट बिकम्स द लेस डेंसर। क्योंकि भाई जब एयर हॉट हो रही है तो उसकी डेंसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, मतलब इट बिकम्स द लेस डेंसर। सो द refractive index of the air is decrease। मतलब कि near to the air surface, near to the ground जो air है it becomes the hot in a summer, and because of this the refractive index or near to the ground surface air is डिक्रीज, के भाई जमीन के नजदीक की जो एयर है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पे क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीज होता है जिसकी वजह से क्या होगा, तो जब यहाँ पे एक स्टील लेयर, मतलब यहाँ पे कंटिन्यूअसली स्टील लेयर रहती है, मतलब स्टेडी है, कोई एयर फ्लो नहीं है। ओके, कोई एयर करंट वहां पे नहीं कंस्टिट्यूट हो रहा है। तो एट दैट टाइम जैसे जैसे हम यहाँ पे देखते हैं कि भाई ये जो सरफेस है, मैंने यहाँ पे लिया कि सरफेस से जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वैसे वैसे इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। समझना कि जो लेस डेंस एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स
refractive index decrease, ओके, या लेस हो जाता है। बट फ्रॉम द ग्राउंड सरफेस at any height, ground surface goes at height, refractive index is increase, कि भाई जो लेस डेंस एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो क्या होता है कि भाई लेस डेंस एयर का तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पे कम होता है, डिक्रीज होता है। बट जैसे ही हम ग्राउंड सरफेस से गोस एट अ हायर, मतलब कुछ हाइट पे जाते हैं, तो जैसे जैसे हम हाइट पे जाते हैं तो जो ग्राउंड सरफेस पे एयर है वो लेस डेंस है, बट उसके ऊपर जैसे हम जाते हैं तो वहां पे उसकी डेंसिटी, एयर डेंसिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। तो जिसकी वजह से यहाँ पे क्या होता है कि भाई जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीज हो रहा है वहां पे, मतलब कि जो टॉल ट्रीज है, जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया है कि जो टॉल ट्रीज है, टॉल ट्रीज से जो लाइट रेज इज बेंट टुवर्ड्स द ग्राउंड सरफेस। आप देख सकते हो कि भाई यहाँ पे ये जो लाइट रेज है वो लाइट रेज क्या हो रहे कि जो लोअर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उस मीडियम में क्या हो रहे हैं, बेंड्स हो रहे हैं। और बिकॉज ऑफ दिस लोअर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो यहाँ पे इंसिडेंट एंगल होता है वो इंसिडेंट एंगल क्या होगा, हायर होगा क्रिटिकल एंगल से। दैट्स व्हाई द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इज पॉसिबल। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो टॉल ट्रीज है, टॉल ट्रीज से जो लाइट रिफ्लेक्ट होके आ रही है, दैट लाइट इज बेंट टुवर्ड्स द लोअर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मतलब ये सरफेस, ग्राउंड सरफेस की डायरेक्शन में ये यहाँ पे बेंड होती है। और वहां से बेंड होके जो ऑब्जर्वर है वो ऑब्जर्वर यहाँ पे उस लाइट रेज है वो ऑब्जर्वर के आईज में एंटर होते हैं। तो जिसकी वजह से ऑब्जर्वर शोज दैट द लाइट रेज is coming from the lower of the ground। कि भाई ऑब्जर्वर, यहाँ पे समझो कि ये जो रेज है वो क्या हो रहे, बेंड हो रहे। अब बेंड हो रहे तो धीरे धीरे जो ऑब्जर्वर है वो ऑब्जर्वर को यहाँ पे कैसा इमेज होने लगेगा कि भाई दिस रेज इज कमिंग, यहाँ से गए, यहाँ से डाउन हो रहे, यहाँ से डाउन हो रहे। तो दिस रेज आर कमिंग फ्रॉम द ग्राउंड सरफेस। ये ग्राउंड सरफेस है या बिलो फ्रॉम द ग्राउंड सरफेस, ये ग्राउंड सरफेस के नीचे से आ रहे, ऐसा उसको इमेज होगा। जिसकी वजह से ऑब्जर्वर लुक्स दैट द इमेज ऑफ द ट्री ऑन अ ग्राउंड इन अ वाटर पाउंड। वाटर पाउंड होता है या यहाँ पे जो वाटर सरफेस है, वाटर पूल है, वो वाटर पूल में ये ट्रीज की इमेज बन रही है, ऐसा ऑब्जर्वर को दिखेगा। ओके, मतलब एक्चुअल में वहां पे कोई वाटर पूल नहीं है, बट बिकॉज ऑफ द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये जो रेज है, ये रेज यहाँ पे बेंड होते हैं, जिसकी वजह से ऑब्जर्वर को क्या दिखता है कि भाई द ट्रीज या जो रेज है, रेज कमिंग बिलो फ्रॉम द ग्राउंड सरफेस एंड द इमेज ऑफ द ट्रीज is created, या image of the trees are observed by the observer on a ground surface। की वाटर पूल में ये ट्रीज की कोई इमेज क्रिएट हो रही है, ऐसा ऑब्जर्वर को
फेल होगा। ओके, तो दिस इज कॉल्ड द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। एग्जांपल ऑफ द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ओके, इट इज द इफेक्ट ऑफ मिरेज। इट इज द इफेक्ट ऑफ मिरेज। मिरेज इफेक्ट हम इसको कहते हैं। कई बार बेटा आप लोगों ने इसका मैं दूसरा एग्जांपल अगर आपको दूं कि जब हम कार ड्राइव करते हैं इन अ समर जब हम हाईवे पे कार ड्राइव करते हैं उस टाइम पे आप लोगों ने देखा होगा, दूर से आप देख रहे हो तो जो रोड है, रोड पे जैसे आपको वाटर सरफेस, मतलब आपको वहां पे कुछ वाटर जैसा इमेज होगा, बट जब आप वहां पे उसके करीब जाते हो तो वहां पे कोई भी वाटर होता नहीं है, कोई भी वाटर सरफेस नहीं है। तो दिस इज कॉल्ड द मिरेज एंड दिस इफेक्ट इज नेचुरली शोन इन अ डेजर्ट। डेजर्ट में हमको मिरेज इफेक्ट ज्यादा दिखाई देता है, हमको ज्यादा मिलता है। ओके, क्योंकि डेजर्ट की जो सरफेस होती है वो सरफेस क्विकली हॉट होती है और जिसकी वजह से ये मिरेज इफेक्ट डेजर्ट में ज्यादा क्रिएट होती है। ओके, तो एक मिरेज इफेक्ट है, थ्योरिकल कंसेप्ट है। आपको एक बार जो मैंने बोला वो चीजें आप एक बार वापस टेक्स्ट बुक में पढ़ लेना, ठीक है? तो जिससे आपको ये आइडिया 2 मार्क्स में ये कई बार पूछते हैं कि भाई एक्सप्लेन द मिरेज इफेक्ट। ये 2 फिगर दिखा के जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिखा के इसके 2 एग्जांपल देके आप इसको समझा सकते हो। ओके बेटा, तो दिस इज द मिरेज इफेक्ट। आज थोड़ा थियोरिकल है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के जो एग्जांपल है वो एग्जांपल आज हम देख रहे हैं, थोड़ा थियोरिकल टॉपिक है, ठीक है? एक्चुअली ये कम आता है बट हमको पता होना चाहिए कि भाई ये क्या चीजें हैं। ओके, अगर कुछ आपको इसमें से ट्विस्ट करके एमसीक्यू भी पूछ ले, आपको पता होना है कि भाई जब लेस डेंस है तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, डिक्रीज होता है। डेंसिटी डिक्रीज होती है तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी डिक्रीज होता है। एंड बिकॉज ऑफ दिस इफेक्ट द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इज पॉसिबल एंड मिरेज इफेक्ट इज पॉसिबल। ओके, दूसरा हम एग्जांपल यहाँ पे समझते हैं कि ब्रिलियंस ऑफ डायमंड इज ऑब्जर्व, मतलब जो डायमंड की ब्राइटनेस होती है, चमक होती है, जो उसकी चमक होती है वो किसकी वजह से पॉसिबल है। तो हमको कई बार ये पूछा जाता है कि व्हाई द ब्रिलियंस ऑफ डायमंड इज ऑब्जर्व। डायमंड की ब्राइटनेस हमको क्यों ऑब्जर्व होती है। ओके, तो यहाँ पे डायमंड का हम एग्जांपल लेते हैं। ब्रिलियंस ऑफ डायमंड, आप लोगों को पता ही है बेटा कि जब हम डायमंड को ऑब्जर्व करते हैं तो एकदम वो ब्राइटनेस उसकी हमको दिखती है। तो ये जो ब्राइटनेस है उसकी ब्रिलियंसी है, वो ब्रिलियंसी क्यों पॉसिबल है। आप नॉर्मल ग्लास लेते हो, ठीक है, तो नॉर्मल ग्लास में तो ये पॉसिबल नहीं है। या वही डायमंड को ऐसा रफ डायमंड अगर आप भी देखोगे उसको रफ डायमंड, तब भी वो ब्रिलियंसी वहां पे पॉसिबल नहीं है। बट जब उस डायमंड को वहां पे
पॉलिश किया जाता है, मतलब उसको प्रॉपरली डिजाइन किया जाता है, उस टाइम पे उसकी ब्रिलियंसी आती है। ओके, तो यहाँ पे ये जो डायमंड की ब्रिलियंसी किसकी वजह से पॉसिबल है, तो डायमंड की ब्रिलियंसी यहाँ पे बिकॉज ऑफ द इंटरनल रिफ्लेक्शन। कोई डायमंड में कोई जादू नहीं हो जाता है, आप उसको पॉलिश करते हो, मतलब जब आप उसको घिसते हो तो उसमें कोई जादू नहीं हो जाता, या उसके खुद का ऐसा नहीं है उसका मटेरियल, बट उसमें कुछ यहाँ पे साइंटिफिक रीजन है जिसकी वजह से वहां पे उसमें उसकी ब्रिलियंसी आती है। वो मटेरियल सॉलिड होता है, तो जिसको हम उसमें उसको पॉलिश करके उसको प्रॉपर शेप हम दे सकते हैं। ओके, तो ये क्या चीज होती है, तो यहाँ पे ये जो ब्रिलियंसी है, डायमंड की ब्रिलियंसी मेनली हमको किसकी वजह से मिलती है, तो मेनली ड्यू टू द इंटरनल रिफ्लेक्शन। इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से हमको मिल रही है, मेनली ड्यू टू द इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब यहाँ पे हम समझते हैं कि भाई डायमंड का जो मटेरियल है, कि जो डायमंड है, डायमंड और उसका एयर इंटरफेस है, उसका जो क्रिटिकल एंगल है, तो क्रिटिकल एंगल ऑफ द डायमंड angle of diamond and air interface is 24/4 degree। 24/4 डिग्री जितना बहुत स्मॉल होता है। अब क्रिटिकल एंगल स्मॉल है, तो हमको पता है इंटरनल रिफ्लेक्शन की कंडीशन क्या है, I is greater than I of C। I is greater than I of C, तो जिसकी वजह से ये क्रिटिकल एंगल स्मॉल है, तो इसमें इजीली इंटरनल रिफ्लेक्शन पॉसिबल है, कि नॉर्मल एंगल पे भी जो लाइट एंटर होती है तो वो यहाँ पे क्या हो जाती है, तो टोटली इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता है। तो जिसकी वजह से यहाँ पे जो भी लाइट एंटर हो रही है वो क्या हो रही है, तो टोटल इंटरनल। वंस एक बार लाइट उस डायमंड मटेरियल में एंटर हो गई तो वो लाइट कंटिन्यूअसली उस मटेरियल में क्या होती है, इंटरनल रिफ्लेक्शन उसका होता रहता है। एंड बिकॉज ऑफ दिस द ब्रिलियंसी ऑफ द डायमंड इज पॉसिबल। ये डायमंड की ब्रिलियंसी ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यहाँ पे इजीली क्यों पॉसिबल है, बिकॉज ऑफ द लो क्रिटिकल एंगल ऑफ द डायमंड एंड एयर सरफेस। डायमंड की जो सरफेस है और एयर जो सरफेस है, दोनों का इंटरफेस का जो क्रिटिकल एंगल है वो क्या होता है, वेरी लो है। अब ये जो डायमंड का क्रिटिकल एंगल है वो हम कैसे निकाल सकते हैं, तो फॉर द डायमंड, फॉर डायमंड क्रिटिकल एंगल इज, तो हमने अभी क्या लिया, साइन आई ऑफ सी, n इक्वल्स टू 1 साइन आई ऑफ सी, तो साइन आई ऑफ सी इक्वल्स टू 1/n। ओके, तो यहाँ पे n को हम सब्जेक्ट कर लेते हैं, तो n इक्वल्स टू 1 साइन आई ऑफ सी। अब यहाँ पे हम समझते हैं बेटा कि भाई साइन आई ऑफ सी तो हमको दिया हुआ 24.4 डिग्री, तो जब आप यहाँ पे साइन में, साइन के टेबल में जब आप इसको ऑब्जर्व करते हो 1 डिवाइड बाय साइन 24.4 डिग्री, साइन के टेबल में 24.4 डिग्री जब आप ऑब्जर्व करते हो
तो जिसकी वजह से यहाँ पे जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमको मिलेगा 1 डिवाइड बाय 0.4131 तो n हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो n इक्वल्स टू 2.42, n हमारा क्या हो जाएगा 2.42। तो दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द डायमंड। ओके, ये वैल्यू ध्यान में रखनी है, एमसीक्यू में भी ये पूछी जाती है, और क्रिटिकल एंगल भी ध्यान में रखनी है। भाई यहाँ पे छोटा सा माइनर अर्थक्वेक आ गया ये लिख लो, ये वैल्यू लिख लो, और कैसे होता है वो लिख लो। थोड़ा उसमें कम कर सकते हो 10%। एटीज के ये थोड़ा ओके बेटा, हो गया ना। अब हम देखते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इन राइट एंगल प्रिज्म, कि भाई प्रिज्म में कैसे इंटरनल रिफ्लेक्शन आ जाता है, या कैसे उसमें इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है प्रिज्म में। राइट एंगल प्रिज्म की हम बात करते हैं। ओके, अब सबको राइट एंगल तो पता ही होगा, मैथ्स वालों को तो अच्छे से पता होगा। बायो स्टूडेंट, जो 90 एंगल पे बैंड होता है उसको हम बोलते हैं राइट एंगल प्रिज्म। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है, तो पहले हम समझते हैं कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इन राइट एंगल प्रिज्म। राइट एंगल प्रिज्म। ओके, तो यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन राइट एंगल प्रिज्म में कैसे होता है, तो व्हेन द प्रिज्म इज डिजाइन्ड बाय 90 डिग्री एंड 180 डिग्री रिफ्लेक्शन, 90 डिग्री और 180 डिग्री
इसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हम डिजाइन करते हैं, ऐसा प्रिज्म हम डिजाइन करते हैं तो उसको हम उसमें हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कर सकते हैं। दोनों में कैसे होता है वो चीज हम यहाँ पे समझते हैं। तो यहाँ पे डिग्री, ये 45 डिग्री और ये हो गया 90 डिग्री। तो जिसमें यहाँ पे इंटरनल रिफ्लेक्शन कैसे है वो चीज हम समझते हैं। तो यहाँ पे AB AS BDS, AB और AS BDS इन्वर्टेड इमेज हमको मिलेगा, इन्वर्टेड इमेज। डिग्री, ये भी 45 डिग्री है एंड दिस वन इज अ 90 डिग्री। 90 डिग्री प्रिज्म है तो 90 डिग्री प्रिज्म के लिए ये क्या होता है, तो 90 डिग्री प्रिज्म के लिए यहाँ पे इंटरनल रिफ्लेक्शन AB AS BDS, तो दोनों में हम समझ सकते हैं कि भाई दोनों कैसे हैं, 90 डिग्री मतलब राइट एंगल प्रिज्म है। ओके, और जिसका यहाँ पे जो क्रिटिकल एंगल है, क्रिटिकल एंगल इज लेस देन 45 डिग्री जब हम यहाँ पे रखते हैं, तो इफ द क्रिटिकल एंगल इज लेस देन 45 हम रखते हैं प्रिज्म का क्रिटिकल एंगल, तो उस टाइम पे हमको ऐसे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन मिलता है। यहाँ पे क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हमको यहाँ पे मिलता है। और 180 डिग्री के लिए अगर हम समझते हैं तो 180 डिग्री के लिए कैसा होता है, तो यहाँ पे ये कैसा है, 180 डिग्री प्रिज्म है जिसकी सरफेस यहाँ पे 180 डिग्री जितनी यहाँ पे समझो, तो ये सरफेस में यहाँ पे ये जो इंसिडेंट हो रहा है, जहाँ से रिफ्लेक्शन हो रहा है, ये सरफेस कितने एंगल पे है, तो जो हमारा इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे से ये सेम डायरेक्शन में सेम एंगल पे है, मतलब ये कितना है 180 डिग्री यहाँ पे रिफ्लेक्शन होता है। तो 180 डिग्री में हम देख सकते हैं कि हमको यहाँ पे जिस जगह पे हमने यहाँ पे रखा है ऑब्जेक्ट को,
वहां पे ऑपोजिट डायरेक्शन में हमको इन्वर्टेड इमेज मिलेगी। ये जो प्रिज्म है ना, प्रिज्म हम आगे भी इसका क्रिटिकल एंगल और वो सब हम डिराइव करेंगे। सिर्फ ये तो इंटरनल रिफ्लेक्शन और वो सब चीजें कैसे होती है वो हम यहाँ पे देख रहे हैं। ओके, अब यहाँ पे हम तो इस चीज को समझना है कि भाई ये प्रैक्टिकली चीजें हैं। प्रैक्टिकली जब हम इसको देखते हैं तो हमको प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड होता है कि प्रिज्म में रिफ्लेक्शन कैसे होता है। बट अभी तो वो पॉसिबल नहीं है, तो हम यहाँ पे थोड़ा अंडरस्टैंड करते हैं कि व्हेन द critical angle of the prism is less than 45 degree, then we get the total internal reflection। हमको यहाँ पे total internal reflection मिलता है और जिसकी वजह से हम ऑब्जेक्ट को यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं। ओके, तो ये हुआ कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इन नेचर हमको कैसे मिलता है और उसके पीछे क्या टेक्नोलॉजिकल मतलब क्या साइंटिफिक रीजन है, वो चीज हम यहाँ पे समझ सकते हैं। मेनली आपको इसमें जो हमने 3 चीजें देखी, उसमें मिरेज डायमंड के लिए मिरेज के लिए ध्यान में रखना है, 2 मार्क में वो पूछ सकते हैं। और जो डायमंड है उसमें हमको कई बार एमसीक्यू में पूछ लेते हैं। ओके, और प्रिज्म में प्रिज्म का टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए प्रिज्म में उसका क्रिटिकल एंगल कितना होना चाहिए, लेस देन 45 डिग्री होना चाहिए। कितना होना चाहिए, लेस देन 45 डिग्री। ओके, अब इसका लास्ट एग्जांपल हम समझ लेते हैं। ओके, कि जो आज की तारीख में बहुत हम यूज करते हैं, एंड दैट इज द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। ओके बेटा, जो नाउअडे हम कम्युनिकेशन में यूज करते हैं, मोबाइल कम्युनिकेशन, और उसमें फॉर अ लॉन्ग डिस्टेंस ऑप्टिकल फाइबर क्या यूज करते हैं हम, ऑप्टिकल फाइबर केबल। ऑप्टिकल फाइबर केबल को हम यूज करते हैं। ओके, तो ये जो ऑप्टिकल फाइबर केबल का कंस्ट्रक्शन कैसे, एक्चुअली इट्स अ वाइड रेंज। ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन इज अ वाइड रेंज कि भाई जो पूरा कम्युनिकेशन, अभी तो हम ऐसा माने कि भाई पूरा कम्युनिकेशन किस पे डिपेंड है। पहले जो कोएक्सियल केबल थे, ओके, वो फिर माइक्रोवेव चैनल आई, ये सब कुछ क्या हो गया, आउटडेटेड हो गया। ये सारी चीजें क्या हो गई, पुरानी हो गई। आप लोगों ने देखा होगा कि वो रिलायंस की ऑरेंज कलर में बड़े बड़े केबल्स जो होते हैं, वो रोड पे हम देखते हैं तो रोड की साइड में वो लोग बिछाते हैं कम्युनिकेशन के लिए। ओके, तो ये जो केबल है, और आप लोगों ने सुना भी होगा कि हम वन कंट्री टू अदर कंट्री कम्युनिकेट करते हैं, तो बीच में तो क्या होता है, बहुत बड़ा एरिया जो है वो तो क्या है, सी एरिया है, समंदर का एरिया है। तो ये समंदर में से एक जगह से दूसरी जगह पे कम्युनिकेशन सिग्नल को कैसे पहुंचाया जाता है, तो इसमें भी हम ऑप्टिकल फाइबर केबल को यूज करते हैं। ओके, तो ये जो ऑप्टिकल फाइबर केबल है, ये ऑप्टिकल फाइबर केबल का यूज क्या है वो तो हमने देख लिया कि भाई कम्युनिकेशन में इसका मेजर रोल है। ओके, और इफेक्टिव कम्युनिकेशन और फास्ट कम्युनिकेशन, जो हम 4G टेक्नोलॉजी 5G टेक्नोलॉजी की हम जो बात करते हैं, ये स्पीड जो इंक्रीज होती है, तो ये क्यों इंक्रीज हो रही है, तो दैट इज समहाउ पार्ट ऑफ द ऑप्टिकल फाइबर केबल। तो यहाँ पे हम समझते हैं कि ऑप्टिकल फाइबर केबल में भी ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का कंसेप्ट यूज होता है, क्योंकि ऑप्टिकल फाइबर केबल में जो
सिग्नल को ट्रांसमिट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, तो लाइट को यूज करते हैं। लाइट रेज को हम यूज करके इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह पे हम ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये जो लाइट रेज है, ये लाइट रेज ऑप्टिकल फाइबर केबल में टोटली इंटरनल रिफ्लेक्शन कैसे होते हैं और क्यों होते हैं, वो चीज हम समझते हैं। तो एक्चुअली ऑप्टिकल फाइबर केबल से वो किससे फैब्रिकेट होता है, तो इट इज हाई क्वालिटी कंपोजिट ग्लास एंड क्वार्ट्ज। किससे फैब्रिकेट होता है, हाई क्वालिटी composite glass and quartz। तो ये जो हाई क्वालिटी कंपोजिट ग्लास एंड क्वार्ट्ज मटेरियल है, इस मटेरियल को यूज करके हम यहाँ पे फाइबर ऑप्टिक केबल्स डिजाइन करते हैं। अब ये जो फाइबर ऑप्टिक केबल्स में मेनली दो लेयर्स हम बोल सकते हैं, जिसमें कोर एंड क्लेडिंग, दो इसके मेन लेयर होते हैं। ओके, कोर एंड क्लेडिंग। कोर एंड क्लेडिंग ये इसके मेनली लेयर है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे समझाऊंगा, ये जो ओके, तो ये हम एक फाइबर ऑप्टिक केबल एज्यूम कर लेते हैं। तो जिसमें ये बीच वाला है वो क्या है, कोर है। ओके, एंड दिस वन इज अ क्लेडिंग लेयर, और उसके ऊपर एक इंसुलेटेड स्लीव आती है, जैसे कि ये नॉर्मल केबल होते हैं, नॉर्मल केबल में ऊपर जो इंसुलेटेड कवर आता है ना, वैसा ही फाइबर ऑप्टिक केबल में भी ऊपर, उसके ऊपर एक इंसुलेटेड स्लीव आती है। तो इसके कंस्ट्रक्शन में मेनली क्या है, तो इसके कंस्ट्रक्शन में मेनली कोर एंड क्लेडिंग दो पार्ट यहाँ पे किस मटेरियल से, तो कंपोजिट ग्लास एंड क्वार्ट्ज मटेरियल से डिजाइन होते हैं। अब यहाँ पे जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे रखा जाता है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर is higher than क्लैडिंग। क्लैडिंग से ये क्या होता है, ज्यादा होता है कि भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर इज हायर देन क्लैडिंग। क्लैडिंग से ये यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है। अब यहाँ पे हम समझे कि भाई ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कोर से क्लैडिंग का ज्यादा क्यों है, तो भाई यहाँ पे टोटली इंटरनल रिफ्लेक्शन कहाँ पे हो जाना चाहिए, कोर में टोटली इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाना चाहिए। बट उससे भी अगर कुछ लाइट रेज है, ये लाइट रेज कोर से बाहर निकल जाते हैं तो वो वापस क्या होते हैं, क्लैडिंग से रिफ्रैक्शन हो जाते हैं। अब ये फंक्शन कैसे करता है वो चीज हम यहाँ पे समझते हैं। तो हियर वी यूज द ट्रांसड्यूसर, सम ट्रांसड्यूसर हम यूज करते हैं। अब ये ट्रांसड्यूसर क्या है, तो द ट्रांसड्यूसर इज अ डिवाइस टू कन्वर्ट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू ऑप्टिकल एनर्जी। की भाई ऐसे डिवाइस है, मतलब कि इट कन्वर्ट्स द वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, उसको हम बोलते हैं ट्रांसड्यूसर। ट्रांसड्यूसर क्या है बेटा, इट कन्वर्ट्स द वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पे भी हमको क्या करना है कि जो हम समझो, इसका सिंपल सा मैं कोई एक एग्जांपल दूं
कि भाई जो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ उसको मुझे दूसरी जगह पे ट्रांसमिट करना है। मतलब जो मैं बोल रहा हूँ वो तो क्या है, वॉइस एनर्जी है। वॉइस एनर्जी को हमारा जो मोबाइल में माइक्रोफोन होता है, वो माइक्रोफोन क्या करता है, इट कन्वर्ट्स इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। वॉइस एनर्जी इज फर्स्ट कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को तो हम इस फाइबर केबल में ट्रांसमिट नहीं कर सकते। ये तो किससे, ग्लास और क्वार्ट्ज से बने, ये तो इलेक्ट्रिकली इंसुलेटेड है। तो देन दिस इलेक्ट्रिकल सिग्नल is converted in a optical signal, means light signal। किसमें कन्वर्ट होता है, लाइट सिग्नल में कन्वर्ट होता है। एंड लाइट सिग्नल कैसे कन्वर्ट होता है, तो यूजिंग द लेजर। आप लोगों ने देखा होगा जो हम खेलने के लिए लेजर यूज करते हैं वैसे लेजर होते हैं, बट दे आर द हाई इंटेंसिटी लेजर। वो क्या होते हैं, हाई इंटेंसिटी लेजर होते हैं। और ये लेजर को यूज करके यहाँ पे ये ऑप्टिकल लाइट है, ऑप्टिकल लाइट को मतलब ऑप्टिकल सिग्नल, लाइट सिग्नल को यहाँ पे जनरेट किया जाता है। एंड दिस सिग्नल इज इंसिडेंट इन अ ऑप्टिकल केबल। अब यहाँ पे क्या होता है कि दिस लाइट सिग्नल, यहां से हम इंसिडेंट करते हैं, तो ये जो इसकी सरफेस है, ये सरफेस से लाइट सिग्नल क्या होते हैं, तो रिफ्रैक्टेड बैक होते हैं, बिकॉज द क्रिटिकल एंगल इज लेस देन एट द इंटरफेस। इंटरफेस पे जो इंसिडेंट एंगल है, इंसिडेंट एंगल से क्रिटिकल एंगल क्या होता है, लेस होता है। और बिकॉज ऑफ दिस द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इज पॉसिबल। कि यहाँ पे ये जो ऑप्टिकल लाइट हमने इस एंड में इंसिडेंट की है, वो यहाँ पे क्या होती है, यहाँ पे रिफ्लेक्ट होती है। मतलब एक एंड से हम इंसिडेंट करते हैं तो दूसरे एंड पे हमको लाइट सिग्नल मिल जाता है। मतलब कि ये क्या हुआ, तो इट इज द जस्ट अ लाइट पाइप। जैसे पानी की पाइप होती है वैसे ये लाइट सिग्नल के लिए क्या बन गई, पाइप बन गई। कि इस एंड में हमने लाइट को एंटर करवाया तो दूसरे एंड पे हमको सेम लाइट सिग्नल मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हम यूजिंग द ट्रांसड्यूसर, और ट्रांसड्यूसर हम यहाँ पे क्या यूज कर सकते हैं, तो हियर वी कैन यूज द लेजर एज अ ट्रांसड्यूसर। यहाँ पे लेजर को हम ट्रांसड्यूसर की तरह यूज कर सकते हैं। दूसरे एंड पे डिटेक्टर होता है, डिटेक्टर यहाँ पे क्या करता है, लाइट सिग्नल को अगेन इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर लेता है। तो वापस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को हम यूजिंग द स्पीकर हम वॉइस सिग्नल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इन दिस वे using the optical cable, we can transfer the signal from the one place to other place। और यहाँ पे जो हम सिलिका ग्लास फाइबर यूज करते हैं, ओके, तो और सिलिका ग्लास फाइबर up to 1 kilometer 95% of light is transmitted। कितना कि भाई जो हम सिलिका ग्लास फाइबर यूज करते, जिसमें सपोज समझो कि बेटा ये सिलिका ग्लास फाइबर है ऑप्टिकल केबल, और ये जो सिलिका ग्लास फाइबर है इसमें जब हम वन एंड से कुछ 100% इंटेंसिटी की लाइट को यहाँ पे इंसिडेंट करते तो ये कंटिन्यूअसली इंटरनली ऐसे क्या होगा, तो ऐसे इंटरनली ये रिफ्लेक्शन होते होते यहाँ पे जब मिलती है
तो उस टाइम पे अप टू 1 किलोमीटर हमने 100% ट्रांसमिट किया, उसमें से सिर्फ ओनली 5% यहाँ पे लॉस होता है। सिर्फ सिग्नल जो लाइट सिग्नल है, लाइट सिग्नल कितना लॉस हो रहा है, ओनली 5% सिग्नल हम लॉस कर सकते हैं। ओके, तो इसका मीनिंग क्या है कि वी कैन ट्रांसमिट द सिग्नल फॉर अ लॉन्ग डिस्टेंस यूजिंग द ऑप्टिकल फाइबर केबल। ऑप्टिकल फाइबर केबल को यूज करके हम लॉन्ग डिस्टेंस तक सिग्नल को ट्रांसमिट कर सकते हैं। ओके बेटा, तो ये है हमारा ऑप्टिकल फाइबर केबल। क्या है मेन इसके कंपोनेंट क्या है वो आपको ध्यान में रखना है, किस मटेरियल से बनता है वो आपको ध्यान में रखना है। ओके, तो मेन इसमें कितने पार्ट्स होते हैं, कोर एंड क्लेडिंग, 2 पार्ट्स ऑप्टिकल फाइबर के होते हैं। ओके, आप लोगों ने ऑप्टिकल फाइबर देखा भी होगा कि कई बार हम मतलब बहुत सारे लोग अपने घर पे वो फ्लावर पॉट, लाइट्स वाले फ्लावर पॉट्स लेके आते हैं। वो फ्लावर पॉट्स में जो केबल्स होते हैं जिसके एंड पे हमको एक शार्प लाइट बबल्स दिखते हैं, वो क्या है, तो वो केबल एक्चुअली ऑप्टिकल फाइबर। आप देखोगे उसके जो उसमें से केबल पॉट्स, फ्लावर प्लॉट्स में से जो केबल निकलते हैं वो केबल क्या है, तो केबल यहाँ पे फाइबर ऑप्टिक केबल होते हैं। ओके, तो ये हुआ कि भाई टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है, वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में हमने जो डिफरेंट एग्जांपल यहाँ पे समझे। ओके, आज के लिए इतना रखते हैं। 31st भी है, ठीक है, आपको पार्टी भी करनी होगी, जाना भी फ्रेंड्स को मिलने के लिए, तो आज इतना रखते हैं। बाकी का कल हम नए साल में 2021 में डिस्कस करेंगे। ओके बेटा, थैंक यू एंड एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर।